द्वापर त्रेता में राक्षस होते थे। ये मानवता के विरुद्ध होते थे। इनके पास बाहुबल होता था, वरदानों की शक्ति होती थी और ये मायाचारी होते थे। माया जाल से लोगों को भ्रमित करते थे। पर ये राक्षस आज भी हैं, इनका नया वर्जन आ गया है। जी हाँ, एक तरह के तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास बुद्धि है, यानी शिक्षा है, शिक्षा की इनके पास ताकत है। राक्षसों के पास बाहुबल था। इनका तंत्र पर कब्जा है, यानी इनके पास राक्षसों की तरह इनके पास वो वरदान है। जैसे राक्षसों के पास वरदान की ताकत होती है, ऐसे इनके पास तंत्र पर इनका कब्जा है। तीसरी बात, राक्षसों के पास मायावी शक्तियाँ होती थीं। इनके पास शब्दों का माया जाल है और ये अपने शब्दों के माया जाल से समाज को भ्रमित कर रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि मेरे कहने का आशय आपके बीच स्पष्ट हो जाए। अभी एक क्लिप बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और यह एक टीवी कार्यक्रम की क्लिप थी। अनुद्धराचारी, जैसा कि होता है टीवी चैनलों पर, एक विद्वान व्यक्ति को या चर्चित व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, फिर 2-4 लोग और बुला लिए जाते हैं जो उससे तरह तरह के सवाल करते हैं और इस तरह से एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं या विवाद पैदा करते हैं ताकि टीआरपी बढ़ जाए, और एंकर भी उसको हवा देता है। तो हुआ यूँ कि एक महिला हैं मानवी तनेजा, जो अक्सर आती रहती हैं इसी तरह की बातें करने के लिए। तो उन्होंने अनुद्धाचार्य जी से कहा कि आप कपड़ों से किसी के चरित्र का अनुमान नहीं लगा सकते। मैं साड़ी पहन के आई हूँ, हो सकता है कि मैं पार्टियों में जाती हूँ, शराब पीती हूँ। तो अनुद्धाचार्य ने सहजताएँ पूछी उनसे कि आप शराब पीती हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं शराब पीती हूँ। तो उन्होंने एंकर से उल्हाने भले लहजे में कहा कि आपने हमें शराबियों के बीच बैठा दिया बात करने। इस पर मानवी तनेजा भड़क गई। वो कहने लगी आप शराब पीने वाले को शराबी नहीं कह सकते। अब आप बताइए, शराब पीने वाले को शराबी ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? जुआ खेलने वाले को जुआरी कहते हैं, राजनीति करने वाले को राजनेता कहते हैं, पत्रकारिता जो करे वो पत्रकार, और जो व्यापार करे वो व्यवसायी होता है या व्यापारी कहा जाता है। लेकिन उनको इस पर घोर आपत्ति थी। ये शब्दों का माया जाल है अपनी बुराई को छिपाने के लिए। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। घटना काफ़ी पुरानी है, शायद आप लोगों को याद ना हो। हुआ यूँ कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने एनजीओ बनाया। एनजीओ में स्वाभाविक रूप से युवा वर्ग ही जुड़ता है, तो उसमें युवक भी थे, युवतियाँ भी थी। मामला दिल्ली का था। उसने अपने एनजीओ के माध्यम से जब केदारनाथ में भयानक बाढ़ आई थी तो लोगों की मदद की, और यह कार्यक्रम उनका बहुत सफल रहा। तो इस उपलक्ष्य में उसने एक पार्टी दी। पार्टी में सारे लोग आए जो एनजीओ से जुड़े हुए थे, युवक और युवती। और उस रात पार्टी के बाद सब लोग चले गए, लेकिन एक युवती को वहीं छोड़ गए। मैं आगे बताऊंगा उसका क्या हुआ फिर बात। वहाँ उस व्यक्ति ने, एनजीओ संचालक ने, उस युवती के साथ रात में 2 बार बलात्कार किया, रेप किया। वह युवती इसे अपना दुर्भाग्य मानकर या अपनी ही भूल मानकर वापस चली गई जिस क्षेत्र की वो थी। शायद वो उत्तराखंड की ही थी। जब मीटू का आंदोलन चला तो उसने अपनी साथ हुई इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फिर बवाल खड़ा हो गया, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, उस एनजीओ संचालक के ऊपर जो दोषी था, और उसने आत्महत्या कर ली खिड़की में से कूदकर। अब जब लोगों ने इस विषय पर बात की, पत्रकारों ने सवाल पूछे उन सारे लोगों से जो उस पार्टी में उपस्थित थे, मामला क्या था, तो उन्होंने कहा उस युवती की तबीयत बिगड़ गई, उस युवती की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए वो उसे छोड़कर चले गए। अब आप बताइए, जो लोग 350-400 किलोमीटर दूर 15-20 किलोमीटर का सफ़र करके बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाते हैं केदारनाथ में, वो व्यक्ति अपने साथी को तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करा सकते थे क्या? ये विषय है, विडम्बना का विषय। सच्चाई ये थी
तो उस पार्टी में नशाखोरी हुई, सब ने शराब पी, उस युवती ने भी पी होगी, उसे ज़्यादा नशा हो गया होगा या ज़्यादा पी ली होगी, और ये सब लोग भी, बाकी के लोग भी नशे में मदहोश हो चुके थे। तो ये लोग अपने अपने घर चले गए, उसको वहीं छोड़ कर गए चले। हालांकि उस युवती ने भी यही कहा मीडिया में, ताकि बात छन के आई कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था। यदि उस अकेली को ही नशीला पदार्थ दिया गया था उस एनजीओ संचालक द्वारा, तो बाकी को तो एहसास हो जाता है कि इस व्यक्ति है युवती सामान्य नहीं है, हमारा साथी, तो वो उसे चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा देते या ध्यान जाता उनका कि भाई इसे क्या हो गया। लेकिन सच्चाई यही थी कि सब ने न नशा किया हुआ था और बाकी मदहोश हो चुके थे। तो उन्होंने किस तरह से शब्दों के मायाजाल से पर्दा डालने की कोशिश की, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। ये है इन लोगों की मानसिकता। अब आइए हम समाज पर पड़ने वाले इन लोगों के कृत्यों के दुष्प्रभाव की तरफ भी जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ शादियों में एक फैशन चल गया है, महिला संगीत। कार्ड में लिखा जाता है महिला संगीत। पढ़ने ऐसा लगता है कि महिलाएं जो है परंपरागत रूप से जैसा कि होता है मंगल गीत गाएंगी और वाद्य यंत्र बजाएंगी, यानी ढोलक वगैरह बजाएंगी। आपको यही लगेगा सुनने पर, वास्तविकता ये नहीं होता। वास्तविकता है वो महिला नृत्य होता है। पहले के समय में ऐसा होता था, हमारे समाज की ये परंपरा थी कि वैवाहिक कार्यक्रमों में महिलाएं भोजन पकाती थीं और बाहर की पेशेवर नर्तकियाँ आती थीं, वो नाचती थीं। अब स्थिति, क्योंकि भोजन एक पवित्र कार्य है और इसे घर के लोग ही करते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। अब बाहर से महिलाएं भोजन पकाने आती हैं और घर की महिलाएं नाचती हैं, यानी हमारे घर की महिलाएं नाचेंगी और दुनिया देखेगी। बड़ी विडम्बना का विषय है, ये हमारी तरक्की है। अब इसके गंभीर दुष्परिणाम हो रहे हैं, जिस पर मुनि प्रमाण सागर, जो कि समादिष्ट आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं, और इनका शंका समाधान कार्यक्रम चलता है और पूरी दुनिया में देखा जाता है। कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है क्योंकि मुनीश्वरी बहुत विद्वान है और वो लगभग हर प्रश्न का ही उत्तर देते हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो। तो उन्होंने भी इस पर उल्लेख किया था और एक घटना भी बताई थी। उन्होंने कहा था यह समाज के लिए बहुत हानिकारक है, ये महिला संगीत का कार्यक्रम जो है, इसमें जो है बाहर के कोरियोग्राफर को बुलाया जाता है, 4 दिन 6 दिन वो रोज़ आता है और महिलाओं को नाचना सिखाता है। अब उन्हें हाथ पकड़ के नाचना सिखाता है, कमर कैसी लचकाना है, कमर पर हाथ रख के बताएगा। उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, मुझे वो शब्द याद नहीं। तो इसके बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। हम बाहर के लोगों को अपने घर में घुसेड़ रहे हैं और बहू बेटियों तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। इसका परिणाम बहुत गंभीर होता है। उन्होंने एक घटना का भी उल्लेख किया था कि एक घर में कार्यक्रम था, कोरियोग्राफर को बुलाया गया, एक लड़की उससे आकर्षित हो गई और उससे शादी करने की जिद करने लगी, जबकि वो विवाहित था और एक बच्चे का पिता भी था। तो ये खतरनाक स्थितियाँ हो रही हैं हमारे समाज में। और चूँकि इसकी जब कोई घटना घट जाती है तो कोई उस लड़की को दोष देगा, तो कोई उसके परिवार को दोष देगा, कहेंगे माता पिता ने इसकी अनुमति क्यों दी, या घर के बड़े बुजुर्गों ने इस एक काम क्यों होने दिया गया। इसमें युवाओं का भी दोष इसमें है, उस माहौल का भी दोष है, उन जैसे लोगों का जो शब्दों का माया जाल बुन के उस विकृति को छिपाना चाहते हैं। अब होता ये है कि युवा प्रभावित हो जाते हैं, वो पढ़े लिखे हैं और वो दबाव डालते हैं, तो घर के बुजुर्गों को भी इस पर सहमति देनी पड़ती है। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ये वही बुद्धिजीवी हैं जो हमें इस तरह के शब्दों का माया जाल से हमें विकृति की तरफ धकेल रहे हैं और हमारे समाज को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये बहुत बेचैनी है, ये बहुत गंभीर समस्या है जो हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होती जा रही है। तो निश्चित रूप से ही आप भी इस पर विचार कीजिए और आप बताइए क्या इस तरह की विकृतियाँ हमारे समाज को खोखला नहीं कर रही हैं। राय अवश्य दीजिएगा। विषय हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है और समाज के लिए बहुत ही गंभीर समस्या वाला है। तो राय दीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि ऐसा विमर्श जो आपको बहुत पसंद है और अच्छा लगता है आपको, तो और लोगों तक भी पहुंच सके।
तो राय अवश्य दीजिए।